तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्यतः स्ट्रैटिग्राफी के बारे में, और हिंदी में इसे अस्तरित सेल विज्ञान कहते हैं। साथियों, एक उससे पहले मेरा एक वीडियो आ गया था स्ट्रैटिग्राफी के ऊपर, जो कि वो प्रीवियस वीडियो था। जैसे कि हम पहले जो पढ़ाए थे उसी वीडियो का हम इस पर अपलोड कर दिए थे। अब बात है कि आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अभी फ़िलहाल जो भी वीडियो आपको 31 दिसंबर तक आएगी शाम के 7 बजे वाले बैच में, वो हमेशा आपको कॉन्सेप्ट ही देगी। जो भी वीडियो आएगी केवल और केवल कॉन्सेप्टेबल होगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट आएगा। इसके साथ साथ जो भी सारी चीज़ होगी, क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। अब कितने जनवरी से करेंगे वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जनवरी से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको फाइनल करेंगे। और ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी फाइनल करवाया गया है। जब घोषणा हुआ था, जैक ने जब घोषणा जारी किया था कि भैया हम नवंबर में टर्म 1 लेंगे, तो इस टाइप का अगर टाइटल आता है मेरा वीडियो तो उससे आप वॉच कर लेना। और वैसे भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। ओनली 2 वीडियो में 2010 से लेकर 2022 तक ऑब्जेक्टिव MCQ का प्रैक्टिस करवाया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर्स के थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तरित सेल विज्ञान को चलिए विस्तार से एक्सप्लेन कर देते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। इस वीडियो में चैप्टर खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले समझिए आप कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी का 3 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं, ऊपर वाले को मेंटल कहते हैं, उससे ऊपर वाले को परपट्टी कहते हैं इंग्लिश में। नीचे वाले को कोर कहते हैं, ऊपर वाले को मेंटल कहेंगे, ऊपर और उससे ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं। लाइक जो ऊपर वाला जो परपट्टी है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद अब आपको समझ में आना चाहिए कि इस पृथ्वी का निर्माण स्टार्टिंग टाइम में वाष्प से हुआ था, लाइक तरल पदार्थों से हुआ, गैसीय मीडियम में हुआ। गैसीय स्टेट या गैसेज स्टेट में, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में आया, उसके बाद सॉलिड स्टेट में आया, और सॉलिड स्टेट में आने के बाद आज इस धरती पे इतनी सारी स्थलाकृतियां हैं, इतनी सारी अनुकूल वातावरण है, लाइक जो भी जानवर, जो भी जीव, जो भी सजीव, कोई भी निर्जीव, कोई भी आना चाहे इस पृथ्वी पे आसानी से रह सकता है। आगे समझ में? इस टाइप का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका अगर किसी का है हमारे जियोलॉजी में, तो वो साइंस कहलाता है स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है ना, अस्तरित सेल विज्ञान। आगे समझ में? इस टॉपिक को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना, जितना आप लोग इसको बना कर रखे हुए हो। 2 दिन से भी मेरा वीडियोज़ नहीं आ रहा था, तो देखिए डायरेक्ट ऐसे एकदम पढ़ो कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, एकदम बढ़िया से पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ बोर्ड के पास। बोर्ड के पास तो वैसे जगह बचा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी का लेयर है भाई साहब। 2 लेयर बन गया, तीसरा लेयर बनने में लेट लगा, तीसरा लेयर बनने में लेट लगा, क्योंकि सेकेंड लेयर जब बना तो उसमें हमारा मेंटल में ज़्यादातर लिक्विड पदार्थ थे। अब वे लिक्विड पदार्थ सब एक साथ तो नहीं जम गए कि ठोस पदार्थ बन गया, धीरे धीरे जमते गए। कैसे जमते गए? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जमने के कारण ये स्तर में बट गए। कैसे बट गए? स्तर में। आपको फिगर देख सकते हैं आप, फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग का लेयर कैसा है, उसके बाद का लेयर कैसा है, उसके बाद का लेयर कैसा है, उसके बाद का लेयर कैसा है ना। बहुत सारे लेयर्ड जो रॉक्स हैं, इन चट्टानों को हम लोग लेयर्ड रॉक्स भी बोल सकते हैं, कि सभी जगह पे आपको लेयर ही लेयर, परत ही परत आपको देखने को मिल जाएंगे, स्तर ही स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के चट्टानों के अध्ययन हम करते हैं, तो इसे हम लोग स्ट्रैटिग्राफी अर्थात अस्तरित सेल विज्ञान कहते हैं। हालांकि अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि भाई ये जो आपने पेट्रोलॉजी जो पढ़ाया था ना, वो पेट्रोलॉजी से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। लाइक जो अभी मैंने फिगर दिखाया आपको, ये भी कुछ सेल ही तो है, कुछ अलग चीज़ तो नहीं है। इसमें जो भी चीज़ होगी वो आपका सेल विज्ञान से ही संबंधित होगी। अभी आपको जियोलॉजी में कुछ ऐसा चट्टानों का नाम आता होगा जिसका नाम आप सुने तक नहीं होंगे, जैसे आग्नेय, अवसादी, मेटामॉर्फिक, कयांतरित। ये नाम तो जनरल सी सबको पता होती है भाई साहब, इतना हम लोग रिपीट कर दिए हैं, हज़ारों बार मेरे मुंह से निकल गया होगा, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे चट्टान हैं। अगर आपसे पूछे गोंडवाना क्रम की चट्टान का नाम बताओ, आर्कियन ग्रुप के नाम बताओ, ठीक है ना,
सिंधु घाटी वाला जो है उसका नाम तो दिक्कत हो जाएगा। विंध्यन समूह का नाम बताइए, दिक्कत हो जाएगा। वैदिक काल के चट्टानों का नाम बताइए, नहीं समझ में आएगा। अब आपको समझना है डायरेक्ट परिभाषा से, आगे समझ में। देखिए मैंने लिखा हुआ है, भूवैज्ञानिक अतीत में निर्मित शैलों के क्रमबद्ध अध्ययन को हम लोग स्तरित शैल विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध, क्रम बाय क्रम। अभी जो आपने फोटो देखा था उसमें नीचे वाला परत के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके ऊपर वाले पढ़ेंगे, उसके ऊपर वाले पढ़ेंगे, उसके ऊपर वाले। लाइक बढ़िया से समझो, अच्छे से कॉन्सेप्ट। हमारे पास मान लीजिए बहुत बड़ा सा स्तरित चट्टान है, जैसे इस फिगर को देखिए, नीचे एक लड़की खड़ी है, ऊपर बहुत बड़े से क्या है, चट्टान है, चट्टान है। अब इस चट्टान को हम लोग पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले नीचे वाले चट्टान का निर्माण की बात कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे करके पूरा भर जाएगा, हमसे भी ऊपर। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको इसके लिए बहुत सारे क्रम के बारे में पढ़ना होगा, बहुत सारे प्लेसेस, स्थान के बारे में पढ़ना होगा। मज़ा आएगा, बस इतना सावधानी रखिएगा कि मज़ा आएगा। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, एक कहानी जैसा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना तो शायद पोल आपका खुल जाएगा, A to Z दिमाग का खोपड़ी जो है ना, ताला लोग खुल जाएगा। देखो, भूवैज्ञानिक पृथ्वी के विज्ञान में अतीत में, अतीत मतलब हिस्ट्री होता है, निर्मित सेल जो निर्माण हुआ पृथ्वी के इतिहास में, जो पुराने जो सेल हैं उनके जो निर्मित सेल हुए उनका हम क्रमबद्ध स्टडी करेंगे। भैया पुराने जितने भी चट्टान है ना, जब पृथ्वी का अतीत जब बन रहा था, पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, जितने भी पुराने सेल हैं सभी के हम लोग क्रम बाय क्रम, क्रमबद्ध, क्रम बाय क्रम, क्रमबद्ध अध्ययन हम लोग करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्तरित सेल विज्ञान। और इसको भैया इंग्लिश में हम लोग स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैटिग्राफी। एक क्वेश्चन पूछता है, स्तरित सेल विज्ञान को कौन सा चट्टान बोलेंगे इंग्लिश में, लेयर्ड रॉक। लेयर्ड रॉक इज कॉल्ड क्या, हम लोग तो ऐसे परतदार बोल दोगे ना भाई, तो सेडिमेंट्री हो जाएगा, गलत है। वो सेडिमेंट्री अपने जगह पे है, सेडिमेंट्री को लेयर्ड रॉक कभी नहीं बोलेंगे। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस द्वारा वो बनता है, इसका अलग है। स्ट्रैटिग्राफी स्तरित सेल विज्ञान। एक लड़की का कमेंट आ रहा था कि सर एक काम कीजिए, आप आर्कियन ग्रुप के जितने भी सेल हैं ना उनके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से कि आर्कियन ग्रुप या कोई भी ग्रुप के अगर बारे में हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपको हम डायरेक्ट बोल दिए कि गोंडवाना क्रम के सेल के बारे में बताइए, समझ में नहीं आने वाला। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत पता है क्या करते हैं, विशेष स्थल का स्टडी करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, आर्कियन ग्रुप हो गया, सिंधु घाटी गंगा वाला जो मैदान है उस इलाके में इस टाइप के सेल पाए जाते हैं। मतलब पूरे विश्व में जितने भी इस प्रकार के चट्टान जो पाए जाते हैं स्तर बाय स्तर करके, स्तरित सेल विज्ञान, उन चट्टानों के बारे में हम, जहाँ पे ये चट्टान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उनको हम नाम दे देंगे कि ये एक कोई क्रम होगा, इस क्रम बाय क्रम करके ऐसा निर्माण हुआ है। तो हम लोग मुख्यतः इसमें भारत के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो भी खनिज डिपॉजिट्स हमको पढ़ने हैं और जो भी रॉक्स पढ़ने हैं, हमें ज़्यादातर भारत के हिसाब से पढ़ना है। तो भारत में हम लोग क्रम को बांट देंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि विशेष जगह, स्पेशल जगह का स्टडी हम लोग करेंगे। जैसे गोंडवाना क्रम युग के चट्टान है ना, वैदिक काल के ये है, आर्कियन का है ना, कडप्पा समूह था, विंध्यन समूह था, ये सब क्या है, विंध्यन, विंध्य पहाड़, ठीक है ना, विंध्य पहाड़ जानिए रहे हैं। उसके बाद जुरासिक काल एक आता है, जो जुरा एक पर्वत का नाम था जो आंध्र प्रदेश में है। उस पर्वत के सामने आपको केवल स्तरित सेल मिलेंगे। हालांकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंप्लीट स्टडी करते चलेंगे। हमारे चैनल पे ऑलरेडी स्तरित विज्ञान के कुछ कुछ वीडियोज़ हैं, आप अगर जाकर उसे देखें तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत एक आता है। अध्यारोपण मतलब कि सब चीज़ का निर्माण हो रहा है, सब चीज़ का निर्माण क्या हो रहा है, हो रहा है, चट्टानों का निर्माण हो रहा है, परतदार चट्टान बन गए, बढ़िया स्तरित सेल बन गया, लेकिन उस पे एक स्टडी को अध्यारोपण, देखिए तोड़िए इसको, अध्यारोपण को तोड़ेंगे, अध्ययन रोपण, अध्ययन करके उसको प्रतिपादित कर दिए कि हाँ भैया ये वाला क्रम के चट्टान है, उसी को बोलते हैं अध्यारोपण। हालांकि ये टॉपिक फिजिक्स में है, लेकिन हम लोग फिजिक्स वाला रूल भूल जाना है यहाँ पे भाई, फिजिक्स वाला रूल भूल जाना है, यहाँ पे हमको जियोलॉजी वाला रूल अप्लाई करना है। अध्यारोपण के सिद्धांत को लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। अब तो समझ में आया होगा, पोजीशन, टेक योर पोजीशन, आर्मी वाले को बोलते हैं ना, टेक योर पोजीशन, बीएसएफ वाले को ऐसे। अब समझो कि कोई चट्टान है, बहुत बड़े से चट्टान है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं कि बढ़िया से उसको पोजीशन बता दिए कि नहीं, इसके बाद ये वाला है, उसका पोजीशन स्थिति बता रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इसके बारे में हम एक सिद्धांत दे दिए, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। इसको दिया था भाई साहब जेम्स हटन। ये क्वेश्चन 5 साल पूछा है, 5 साल, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस में हम देखे हैं 5 साल पूछा है कि भाई अध्यारोपण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो कभी कभी देता है जेडी डाना, ठीक है,
तो यहाँ पे जेडी डाना में नहीं मारना है, यहाँ पे मारना है आपको जेम्स हटन। क्या मारना है? जेम्स हटन। मैं आपको बता दूं, आश्रित सेल विज्ञान में नॉर्मल कोई रूल के बारे में बताना है, लाइक कोई फिजिक्स का रूल, जैसे कि अभी आगे आपका आश्रित सुपरपोजिशन वाला, तो कोई भी आश्रित सेल विज्ञान के बारे में अगर ऑप्शन आ रहा है, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा, जेम्स हटन, ठीक है ना, ये जो जेम्स हटन थे, जेम्स हटन कोई भी ऑप्शन में आ रहा है और कोई नियम की बात की जा रही है जियोलॉजी में, ये एक ट्रिक है क्योंकि मैंने सारा कुछ ये कर लिया है। जियोलॉजी में कोई भी रूल की बात हो रही है और आश्रित सेल विज्ञान की बात हो रही है और उसके ऑप्शन के बीच में जेम्स हटन आते हैं, तो भाई जेम्स हटन कर देना है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रिक है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आश्रित सेल विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम नहीं है, इसलिए हम ऐसा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो जेम्स हटन अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। कब किया? 1726 से 1797 इनका जन्म तिथि है भाई साहब, जन्म लिए थे 1726 में, 1797 में मरे हैं, ठीक है। चलिए, जीवाश्म से भी इसका संबंध है क्या? बहुत ज़्यादा संबंध है भाई साहब, जीवाश्म से बहुत ज़्यादा संबंध है, क्योंकि आपको पता था, अब पिछला वीडियो जो खनिज विज्ञान वाला था उसमें जीवाश्म हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। जीवाश्म उसे कहते हैं जीवों के अवशेष को जो जो पृथ्वी के अतीत में, पृथ्वी के भौगोलिक जो भूवैज्ञानिक जो अतीत था उसमें हलचल हुआ, तो बहुत सारे जीव पादप चीज सब अंदर में दब गए, शरीर बड़ा और कड़ा होने के कारण वे जीवाश्म में बदल गए। जो धरती पे दबे उसे जीवाश्म कहेंगे और जो पानी या समुद्री इलाकों में दबे उसे हम लोग पेट्रोलियम का नाम देते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में जीवाश्म ईंधन है। कभी कभी काला सोना पूछ देता है, तो भाई काला सोना में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि कोयला को बोलेंगे कि पेट्रोलियम को बोलेंगे, तो आप ध्यान रखना, काला सोना काला कोयला होता है तो उसको देखकर मत जाना भाई, काला कोयला पेट्रोलियम को कहा जाता है, काला सोना, ब्लैक गोल्ड उसको, पेट्रोलियम को। आगे समझ में, तो जीवाश्म का संबंध जो है आश्रित सेल विज्ञान से कैसे है, मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ दब गई, उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने के कारण, जैसे बहुत सारे जीव दब गए, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट पे भी रिएक्शन हो रहा है, उसके ऊपर भी मतलब रिएक्शन हो रहा है। जैसे कोई जीवाश्म कोयला है, कोयला को क्या कहते हैं? कार्बन, ठीक है ना, कोयला को क्या बोलते हैं? कार्बन। तो कार्बन वाला युग में हमारा प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है, उसके बोलते हैं कार्बोनिफेरस युग। क्या बोलते हैं? कार्बोनिफेरस युग, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद क्वेश्चन एक पूछता है कि सर जीवाश्म का निर्माण किस काल में हुआ है, जीवाश्म का निर्माण किस काल में हुआ? अभी पीछे वाला वीडियो मेरा कोल था, कोल मतलब कोयला होता है, उसमें मैंने बताया है जीवाश्म का निर्माण किस काल में हुआ, तो हम लोग बोल देते हैं कि कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस, कार्बोनी मतलब कार्बन मतलब कोयला मतलब जीवाश्म, और फेरस मतलब लोहा, तो लौह तत्व जितने भी थे, और ऐसे भी लौह तत्व बहुत सारे हैं क्रस्ट पे, ठीक है। तो जीवाश्म का संबंध है कि कोई भी जीवाश्म है वो रिएक्शन करेगा कार्बोनिफेरस से, लोहा से, और पृथ्वी पे जितने भी खनिज हैं उनसे रिएक्शन कर करके सेलों का निर्माण किया, ठीक है। और जिस प्रकार से मैंने बताया था कि बहुत 3 प्रकार के सेल आपको हम उत्पत्ति के हिसाब से क्लासिफाइड किए थे, और इन तीनों प्रकार के सेल में अहम भूमिका है किन की? खनिज की। सबसे ज़्यादा जो खनिज होते हैं आपको पाए जाते हैं किन में? सेडिमेंट्री मतलब अवसादी रॉक में। लेकिन उससे भी पहले जो आग्नेय चट्टान है, उससे पहले आप समझो एक चीज़, आग्नेय चट्टान से भी पहले चट्टानों का निर्माण हुआ खनिजों तथा जीवाश्मों के ही मिश्रण से, तभी वो चट्टान बने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आग्नेय चट्टान जो भी थे इनमें भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विदलन की कोई प्रोसेस नहीं होती, मतलब इसे हम लोग जल्दी तोड़ नहीं सकते, पिघला नहीं सकते। सेडिमेंट्री में, मेटामॉर्फिक में आपको जीवाश्म ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार के जैसे अवसादी चट्टान से मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस होने के बाद कयांत्रित सेलों का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से कयांत्रित सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्तर बाय अस्तर न होता है ना, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कयांत्रित सेल, रूपांतरित सेल, रूप परिवर्तित कर रहा है, रूप में परिवर्तन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है कि जीवाश्म का संबंध बहुत ज़्यादा है हमारा किसमें? स्ट्रेटिग्राफी में, अस्तर बाय अस्तर बनाने में, अस्तर बाय अस्तर बनाने में।
आगे समझ में। देखिए एक और चीज़, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग परतदार चट्टान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री ना सैंड जैसा बालू का कण एक जगह पे हो जाएगा और फिर क्या होता है, सभी बालू एक साथ जब जम जाते हैं ना एक जगह पे तो वो परत जैसा दिखने लगता है। तो उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़, सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होता है भाई साहब, कि कोई भी चट्टान का निर्माण हो गया खनिजों से, जीवाश्मों से, लेकिन वे एक समय बाद परत बाई परत में बनने लगेंगे तो हमारा परतदार यानी कि अस्थिरित सेल विज्ञान स्ट्रैटिग्राफी का निर्माण हो जाता है। तो इसका संबंध आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम नॉन स्टॉप वीडियो बना रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, टोटल कोई एडिटिंग नहीं है अभी इसमें, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूँ एडिटिंग करता कैसे हूँ थोड़ा सा फिल्टर मार देता हूँ ताकि गोरा लगूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पर हाईलाइट अच्छे से आ जाए ताकि अक्षर पहचान आ जाए। कहीं कहीं पे लाइट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ठंडी का समय है, दिन भर बादल किया हुआ रहता है ना, तो दिक्कत हो जाता है, कभी कभी लाइट इशू है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट भी हो रही है। चलिए अब हमको पढ़ना है भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए उससे पहले आप समझ लो भाई महाद्वीप, क्योंकि ना बहुत कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि सर क्या पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। अब भाई जो बताओ, जो स्टार्टिंग से जो कुछ नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ेगा। अभी हम बताते हैं आपको महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप महादेश एक ही चीज़ होता है, ठीक है। महाद्वीप महादेश एक ही चीज़ है। भारत किसी प्रकार का कोई महाद्वीप नहीं है। भारत कोई महाद्वीप नहीं है। हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर 6 या 7 महादेश है, 7 महादेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इलाका है वो हमारा एशिया है। क्या है? एशिया। और एशिया सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है। देश कोई द्वीप बोलते हैं क्योंकि समुद्र के बीच में कोई जगह ऐसे ही है ना। तो आप समझो, पहले रुको एक मिनट, आप समझिए पहले द्वीप, उसके बाद महाद्वीप, उसके बाद प्रायद्वीप। क्या समझना है? द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप। चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा सा समुद्र है और बीच में कोई स्थल है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप। आप लक्षद्वीप जानते हो, भारत के अड़ोसी पड़ोसी को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, छोटे छोटे टुकड़ों का समूह है, तो बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद हमारा भारत उपमहाद्वीप है। क्या है? उपमहाद्वीप। महाद्वीप ही है लेकिन उपमहाद्वीप है क्योंकि थोड़ा बड़ा है। अब समझो प्रायद्वीप क्या है। प्रायद्वीप उस इलाके को कहते हैं कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से स्थलमंडल जुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत के नक्शा को भाई साहब आप वर्ल्ड वाले नक्शे में अच्छे से देखो, उसमें आपको भारत के तीनों इलाकों में लगा, लेकिन जम्मू कश्मीर तरफ किसी प्रकार का कोई समुद्र नहीं है। तो भारत एक प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप समझ में आ गया। और प्रायद्वीप, हाँ तो इतना चीज़ समझ में आ गया, प्रायद्वीप, द्वीप और ये चीज़, ठीक है। महाद्वीप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो पूछा है भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? क्लासीफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग को बांट दिया प्रायद्वीप भाग। कौन सा भाग? प्रायद्वीप भाग। प्रायद्वीप भाग में उन भागों को लिया कि आप वर्ल्ड का मैप रखो सामने, और वर्ल्ड के मैप में प्रायद्वीप में आपका आ जाता है यहाँ पे गुजरात से जगह शुरू होता है, ठीक है ना। गुजरात से जगह शुरू होता है और डायरेक्ट बांग्लादेश से नीचे, बंगाल की खाड़ी तरफ वाले नीचे, इसके आस पड़ोस इलाके वाले जो नीचे वाले जो जितने भी जगह हैं, वो जितने भी हैं सभी क्या है? आपका प्रायद्वीपीय भाग हैं। मतलब कि समुद्र के किनारे वाले तीनों तरफ से जितने भी भाग आ रहे हैं सभी क्या है? प्रायद्वीपीय भाग हैं। तो इतने भागों में तो बांट दिया भारत को, भारत की बात कर रहे हैं, इसको बांट दिया। फिर सिंधु गंगा का मैदानी भाग में, सिंधु गंगा कहाँ पर निकला? हिमालय से। हिमालय तरफ कोई समुद्र नहीं है भाई साहब। उस तरीके से सिंधु और गंगा वाले जगहों से निकलने वाले जो चट्टान बने, उस टाइप के चट्टान, उसको हम लोग बांट दिए इसमें। हम अस्थिरित सेल विज्ञान कह रहे हैं, हम जियोग्राफिकल इसको बांट नहीं रहे हैं, ठीक है। अस्थिरित सेल विज्ञान के हिसाब से हम इसे बांट रहे हैं। प्रायद्वीपेतर भाग समझिएगा, इसका प्रायद्वीपेतर मतलब उसके बाद, प्रायद्वीप के बाद वाला जो भाग है उसको। अब आपको इसका उदाहरण, प्रायद्वीप के बाद भी, जैसे उधर वो है 7 गो देश है, उधर 7 राज्य है उस साइड में, तो उसे हम लोग प्रायद्वीपेतर भाग बोल देंगे। जैसे मिजोरम हो गया, उधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अगर वो सारा चीज़ है ना, मेघालय, वो चला गया आपका प्रायद्वीपेतर में। सिंधु का गंगा का मैदानी भाग इधर आ गया आपका, दिल्ली हो गया, इधर उत्तराखंड हो गया, इस साइड में आ गया। और प्रायद्वीप भाग आपका नीचे वाला टोटल चीज़ हो गया भारत के नक्शे का। आगे समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, प्रायद्वीप को हम लोग बोलते हैं पेनिनस्यूलर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनस्यूलर पार्ट। और सिंधु गंगा का मैदानी भाग को बोलते हैं इंडो गैंगेटिक पार्ट। क्या बोलते हैं? इंडो गैंगेटिक पार्ट। इसके बाद बोलते हैं प्रायद्वीपेतर, जिसको एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट। आई होप दैट इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, एक और टॉपिक बच रहा है, एक टॉपिक को और कंप्लीट हम लोग करते हैं फटाक से, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं पहले।
तो देख सकते हैं आगे हमारे पास न्यू स्टेटमेंट। इसमें देखिए अस्तित्व सेल विज्ञान में एक और चीज़ आया, सर टी.एच. हॉलैंड, एक वैज्ञानिक का नाम है, जियोलॉजिस्ट का नाम है सर टी.एच. हॉलैंड। इन्होंने पता है अस्तित्व सेल विज्ञान को ना 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि आर्य संघ। फर्स्ट को क्या बांट दिया इन्होंने? आर्य संघ, आर्यन ग्रुप इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यन ग्रुप। हमने बताया था कि अस्तित्व सेल विज्ञान का जो स्टडी है ना कोई विशेष जगह पे होता है, क्योंकि अस्तित्व सेल जो होते हैं सभी जगह पे नहीं पाए जाते भाई साहब। इसीलिए कहीं कहीं पे ऐसा है कि कोई पहाड़े का निर्माण हो गया अस्तित्व सेल, तो उसका उस स्पेशल कुछ नाम दे दिया गया। तो आर्य संघ जो है आर्यन ग्रुप कहा गया है, और इसे ऊपरी कार्बनी कहा गया है। क्या बोला? अपर कार्बनी कहा गया इसे, ठीक है। मतलब ऊपर का जो भी चीज़ है ना उसको ऊपरी कार्बनी हम लोग बोल देते हैं। द्रविडियन संघ, ऊपरी कार्बनी जो जगह है इसमें क्या जीवाश्म का संबंध नहीं है? दिमाग लगाइए, हो सकता है। द्रविडियन संघ में क्या है, इसका इंग्लिश देखिएगा, इसका इंग्लिश कोई अलग से नहीं होता, इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता, डायरेक्ट समझो द्रविडियन, DRAVIDIAN, द्रविडियन ग्रुप, ठीक है। इसी को बोलते हैं आद्य महाकल्प, इसका छोटा सा बोल देते हैं कल्प। और एक इसी का नाम है कैम्ब्रियन, इसी का नाम है आर्कियन। सब इसी में पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है आपका ये द्रविडियन ग्रुप है। पुराना संघ, पुराना संघ को आप लोग ओल्ड ग्रुप बोल दोगे, नहीं भाई, पुराना ही उसका नाम है, पुराना उस जगह का नाम है पुराना, ठीक है। PURANA, पुराना ग्रुप, ठीक है। चौथा, पूर्व कैम्ब्रियन एवं आद्य महाकल्पेतर या वैदिक संघ या वैदिक ग्रुप, ये स्पेशल जगह थे। अब इन सभी के बारे में फर्स्ट करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जल्दी से चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। वीडियो जो आने का जो लिमिटेशन है 7 बजे, वो चेंज भी हम कर देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे भी परेशानी है, कुछ लोग मिल जा रहे हैं यार, क्या किया जाए, ठीक है। इलाज नहीं हो पा रहा है उन लोग का अच्छे से, और इलाज हो जाएगा तो। और कुछ हमारे ही हैं जो कि ऑनलाइन वीडियोज़ भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं, उन लोग तो और मुझे डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। इसलिए देखिए, टीचर को एक फ्री माइंड चाहिए, और फ्री माइंड आप देने का प्रयास कीजिए। इस टाइप के आप लोग मत किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप दैट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और बाकी जो भी चीज़ें होगी आगे हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।